नमस्कार सभी को, मैं पवन और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और मजेदार वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि ये मसल फैटीग क्या होता है। तो मसल फैटीग पे जाने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, आप एक्सरसाइज तो करते होगे, है कि नहीं? अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो कभी ना कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब मैं बहुत ज्यादा डंबल उठा लेता हूं तो यहां पे दर्द होता है, तो मैं रख देता हूं, ट्रेनर वहां से घूरता है कोने से, है कि नहीं? तो वो जो दर्द होता है वो एक्चुअली क्या होता है? वो दर्द जहां मसल में हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ मसल फैटीग। और वो तब होता है जब आप कंटिन्यू किसी चीज को जो है, किसी मसल को आप टॉर्चर नहीं, एंगेज रख रहे हो। ठीक है, तो आज हम जानेंगे ये मसल फैटीग एग्जैक्टली क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है, अभी ये फोटो आप देखिए, यहां पे इसके दिल में दर्द नहीं हो रहा है, दिल यहां पे होता है। ठीक है, यहां पे कंधे में उठा उठाकर जो है इसको दर्द हो रहा है, मसल फैटीग हुआ है। ठीक है, तो पहले मसल फैटीग जाने से पहले हमको यह जानना होगा कि ये जो मसल होता है इसको एनर्जी कहां कहां से मिलता है। जब हम डंबल उठाते हैं तो उठाने के लिए जो एनर्जी लगता है ये कहां कहां से मिलता है और कौन सा एनर्जी कितने वक्त तक काम देगा। तो बेसिकली जो एनर्जी हमें मिलता है वो तीन तरह का होता है, या फिर मसल को जो एनर्जी मिलता है वो तीन सोर्सेस से होता है। पहला होता है क्रिएटिनिन फॉस्फेट, क्रिएटिनिन फॉस्फेट। दूसरा एनर्जी सोर्स, एनर्जी उसको जिस तरह से मिलता है दैट इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और तीसरा सोर्स होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसको इस तरह समझिए, ये है हमारे दादाजी जो बड़े धीरज से काम लेते हैं, ये है उनके बेटे जो हमारे पिताजी, पिताजी, और ये जो है हम। ठीक है, अब हम, जब मैं बोलता हूं बड़ा गर्म खून है ना, जवानी का खून है, तो जब भी हमें कोई भी चीज करनी होती है हम एकदम जो है एकदम जोश से करते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी लगा लेते हैं। और एनर्जी लगाते हैं कम समय के लिए, और कम समय में एनर्जी ज्यादा लगा देते हैं तो फिर जो है सारा एनर्जी दन्न से एग्जॉस्ट हो जाता है। तो जब हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें जो है कम टाइम लग रहा है लेकिन एनर्जी ज्यादा लगता है, तो तब जो है पहला एनर्जी सोर्स जो जलेगा वो होगा क्रिएटिनिन फॉस्फेट। ठीक है, तो क्रिएटिनिन फॉस्फेट हेल्प करेगा एटीपी बनाने के लिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब मैं कोई एक्सरसाइज करना शुरू करूंगा, जैसे मैंने बताया था एटीपी वाले क्लास में कि दैट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तो अभी जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं तो पहला एनर्जी सोर्स जो जलेगा वो एटीपी होगा। अब जैसे जैसे वो एटीपी खत्म होना शुरू होगा तो देखिए एटीपी टूटेगा, फिर एडीपी बनेगा प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी। तो अभी जब मैं शुरुआत में उठा रहा हूं, एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो एटीपी जलते जलते जो है वो एडीपी बनाना शुरू करेगा, फिर एनर्जी बनाना शुरू करेगा। अब वो एनर्जी यूज हो रहा है उठाने के लिए, अब धीरे धीरे ये एडीपी बढ़ रहा है। अब जैसे ये एडीपी बढ़ना शुरू होगा तब ये जो है क्रिएटिनिन फॉस्फेट इसको एक फॉस्फेट देगा, फिर वापस से ये एटीपी बनाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे एटीपी खत्म हो रहा है एडीपी बढ़ेगा, और जैसे एडीपी बढ़ेगा तो क्रिएटिनिन फॉस्फेट जो है इसको फॉस्फेट देकर एटीपी बनाएगा वापस से। तो पहला एनर्जी सोर्स जब सेल का एटीपी खत्म हो जाता है जो यूज होता है वो होता है क्रिएटिनिन फॉस्फेट। तो चलिए ये देखते हैं कितने समय के लिए होता है। तो पहले 15 सेकंड तक जो है ये क्रिएटिनिन फॉस्फेट चलता है। अब 15 सेकंड हो गए, क्रिएटिनिन फॉस्फेट खत्म हो गया, पहला एनर्जी सोर्स खत्म हो गया, बच्चा जो है इसका जोश खत्म हो गया। अब बच्चे का जोश खत्म होगा तब आएगा बाप, और बाप कौन है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, पिताजी। ठीक है, तो अभी पिताजी क्या करेंगे? पिताजी थोड़ा सा धीरज से काम लेंगे। ये तो बहुत जो है जोश में था, लेकिन पिताजी जो है हमेशा सोच समझ के काम लेंगे, थोड़ा धीरज से काम लेंगे, है ना? तो अभी देखिए ये पिताजी जो है वो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब यहां रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी बनाना, एटीपी बनाना। हमने देखा था एक मेरे वीडियो में कि
ग्लूकोज जो है टूटता है एटीपी बनने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब यहां पे अगर गौर से देखोगे तो मैंने यहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं बनाया है ना। तो जब ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तब हम कहते हैं उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब ये रेस्पिरेशन होता है तो हमें क्या मिलता है, 2 एटीपी मिलता है एक ग्लूकोज से, 2 एटीपी मिलता है एक ग्लूकोज से। तो ये हो गया दूसरा। तो अब अगला सोर्स जो है जिससे हमारे मसल्स को एनर्जी मिलता है वो है एरोबिक सोर्स, और वो है हमारे दादाजी। दादाजी और धीरज से काम लेंगे, एकदम लंबा सोचेंगे, है ना। तो दादाजी जो है ये ग्लूकोज को तोड़ेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दैट इज ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेंगे, 38 एटीपीज मिलेंगे। तो मैं अगर जल्दबाजी अगर मैं करूंगा तो बहुत कम एनर्जी मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा धीरज दिखाऊंगा तो एक ग्लूकोज से 2 एटीपी मिलेगा, और ज्यादा धीरज दिखाऊंगा तो मुझे जो है 38 एटीपी मिलेंगे। अभी सवाल यह है कि हमारा शरीर बस ये क्यों नहीं करता है। अगर इस ग्लूकोज को तोड़कर 38 एटीपी मुझे मिल रहा है, ये वाला क्यों रखा है भाई, ये वाला क्यों रखा है ना, सवाल आना चाहिए कि नहीं। अभी देखिए, रीजन इज ये वाला प्रोसेस होता है स्लो। अब अगर मुझे तुरंत यहां से लेके जो है दुबई भागना है, तुरंत भागना है, तो अभी ये तो स्लो है ना, एनर्जी बनाने के लिए टाइम लेगा, तो मैं भाग नहीं पाऊंगा। तो तब मुझे जो है क्रिएटिनिन फॉस्फेट देगा। तो ये जो है बहुत फास्ट सप्लाई देता है एनर्जी का, 15 सेकेंड, और ये जो है थोड़ा सा स्लो, लिटिल स्लो। अब ये जो है इसके बाद करीब करीब 2 मिनट तक टिकता है। हम जो है आज इसके बारे में ज्यादा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये 2 मिनट तक टिकता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो आवर्स, घंटों तक टिकता है। अब इन दोनों के बाद अब यही एक एनर्जी सोर्स बचा है, तो आप जो है जितना भी एनर्जी उसके बाद बनाएंगे वो होगा तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन से, ठीक है। तो अब वापस से आते हैं हमारे मुद्दे पे कि मसल फैटीग क्या होता है। इतना सब क्यों बताया भाई, बताता हूं। तो देखिए, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने क्या बोला था, ग्लूकोज से एटीपी बन रहा है 2। अभी जब हम गौर से देखेंगे तो यहां पे होता क्या है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूटता है पहले पाइरुवेट में, ठीक है। अब ये जब ग्लूकोज से पाइरुवेट में टूटता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और ये होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो अब इसी प्रोसेस में ये बना लेता है 2 एटीपी। अब मैं अगर आपको बोलूं कि अगर मुझे ग्लूकोज को तोड़ना है तो पहले उसकी जरूरत फील होनी चाहिए, तभी तो मैं तोड़ूंगा, तभी तो एनर्जी चाहिए होगा। अभी जब ये ग्लूकोज पाइरुवेट में टूट रहा है, इस पाइरुवेट को आगे टूटना पड़ेगा, तभी जाके ये ग्लूकोज बनेगा। इसका मतलब जब पाइरुवेट कम रहेगा तभी ग्लूकोज जो है टूटना शुरू करेगा, ये टूटेगा, है ना। तो अब पाइरुवेट को तोड़ने के लिए मुझे ऑक्सीजन चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। क्यों नहीं है भाई ऑक्सीजन, बहुत एक्सरसाइज किया तो जितना भी ऑक्सीजन था अंदर वो सारा भी यूटिलाइज हो गया, अभी नहीं बचा है ऑक्सीजन। तो अभी ऑक्सीजन नहीं होगा तब भी मुझे एटीपी चाहिए होगा, क्योंकि मैं फिर उठा रहा हूं, है कि नहीं, दर्द हो रहा है लेकिन मैं फिर भी उठा रहा हूं, एनर्जी चाहिए होगा। तो तब क्या होता है, ये पाइरुवेट को तोड़ा जाता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में, विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। तो पाइरुवेट को लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस के हेल्प से जो है लैक्टिक एसिड बनाया जाता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए, ये जो है इसमें कन्वर्ट जब हो रहा है, कोई एनर्जी नहीं बन रहा है, उल्टा जो है NADH जो एक एनर्जी सोर्स है, ये NAD+ बन रहा है, ठीक है। तो इससे कोई एनर्जी नहीं बन रहा है, लेकिन ये बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये ज्यादा रहेगा तो ये टूटेगा नहीं, और ये टूटेगा नहीं तो एटीपी बनेगा नहीं। तो इसीलिए इस वाले को मुझे खाली करते रहना होगा ताकि ये वाला जो है
टूटता रहे और एटीपी बनता रहे। अब ये मैं तोड़ूंगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब जाके मुझे और भी ज्यादा एटीपी मिलेंगे, लेकिन मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, तब जाके मुझे जो है पाइरूवेट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, जरूरत है, ठीक है, मजबूरी है। तो अब ये लैक्टिक एसिड जो है अपना खुद का नाच नचाता है, ठीक है। अब ये लैक्टिक एसिड जो है ये क्या करता है, ये भी टूटता है और बनता है लैक्टेट और रिलीज करता है H+ आयॉन्स। अब ये H+ आयॉन जो है ये मचाता है तहलका। तो अब ये H+ आयॉन जो होता है ना, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिटी, मतलब ये जो है एसिडिटी को बढ़ाते हैं, पेट वाला एसिडिटी नहीं, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल तो होता है, लेकिन मैं जिस एसिडिटी की बात कर रहा हूं एसिडिक एनवायरमेंट को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। दे आर द रीजन जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि एसिडिक है। अगर H+ ज्यादा हो जाता है तो वो एसिडिक होता है, H+ कम होता है तो कम एसिडिक होता है ना। तो अभी देखिए, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिटी एंड दिस कॉजेस एसिडोसिस इन मसल्स, इट कॉजेस एसिडोसिस इन मसल्स। अरे यार एसिडोसिस क्या है, सिंपल बात है भाई। देखिए H+ जब बढ़ रहा है तो एसिडिक एनवायरनमेंट बन रहा है, तो एसिडिक एनवायरनमेंट जब होता है, अभी मैं अगर बोलूं कि मैं जो है जब बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री रहेगा तभी मैं बाहर जाऊंगा और काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा। अगर 40 हो गया तो मैं नहीं जाऊंगा। तो जब 30 होगा तभी मैं काम करूंगा, 40 हो गया मैं नहीं काम कर रहा, है ना। तो ऐसे ही हमारे मसल्स के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच पे काम करता है। पीएच यानी एसिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन और बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जब मेंटेन होगा तभी मसल सही से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दिखाएगा, मतलब मसल सही से काम करेगा। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि H+ आ रहा है और वो एसिडिक कर दे रहा है इस एनवायरनमेंट को, तो बिकॉज ये एसिडिक कर दे रहा है, वहां के एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स won't be able to perform their activities, अपने एक्टिविटीज को वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अभी इसीलिए बोला जाता है कि वो जो मसल फैटीग होता है इट इज बिकॉज ऑफ एक्यूमिलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो जो मसल फैटीग आपको हो रहा है वो हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्यूमिलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अभी इतना सब तो गुणगान दे दिया, अभी करे क्या, हो गया है भाई मसल फैटीग, अभी क्या करूं, रिलीज करना है मुझे। तो अभी रिलीज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तुरंत आप जो है थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, ऐसे स्ट्रेचिंग कर लीजिए, थोड़ा सा जो है लंबा सांस ले। आप जब भी जो एक्सरसाइज करते हो आप फील कर रहे होंगे कि बहुत जोर जोर से आप सांस ले रहे हो। वो क्यों, क्योंकि मसल बहुत ज्यादा काम कर रहा है और ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज हो रहा है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। अब ऑक्सीजन खत्म होते जा रहा है तो आपको ज्यादा जो है ऑक्सीजन चाहिए होगा, है कि नहीं। तो अभी जब लैक्टिक एसिड बिल्ड होता है इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा जो है ऑक्सीजन जो है एकदम लंबे सांस लेनी पड़ेंगी आपको। तो दैट इज हाउ यू कैन रिलीज दिस मसल फैटीग। तो आशा है कि आपको जो है आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई है और आगे की क्लास में जो है हम और भी मजेदार टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमने देखा है कि मसल फैटीग कैसे होता है, अगले क्लास में जो हम देखेंगे कि एक्सरसाइज किस तरह से करने पे आपको फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।